Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor। तो हमारा चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमें क्या कहना चाहता है। तो हमने जो चैप्टर 6 था उसमें काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस देखे थे जो कि हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, सो ये जो प्रोसेसेस थे ये कौन कौन से प्रोसेस थे? न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, फिर हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो इन सारे प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारी बॉडी का एक कंट्रोलिंग सेंटर होना चाहिए जो कि इन सारे प्रोसेस को अच्छे से कंट्रोल करे, रेगुलेट करे और इनके फंक्शन को बैलेंस में बनाए रखे। ओके, तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन डेवलप हुआ है जो कि आप सबको पता है क्या है? ब्रेन। तो ब्रेन हमारा मेजर कंट्रोलिंग ऑर्गन है जो कि सब क्या करता है, सारे सिस्टम में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है ताकि सब में अच्छे वे से क्या हो, सारे फंक्शंस किए जा सकें। तो जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है? दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द ब्रेन एंड हमारा नर्वस सिस्टम। तो देखो, नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपको ये पॉइंट अच्छे से समझा दे। मान लीजिए हमारे जो अलग अलग सिस्टम है इनमें कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उस फंक्शन का मैसेज ब्रेन से लेकर उस ऑर्गन तक कौन लेकर जाती है? नर्व्स लेकर जाती हैं। एक टाइप की सेल है हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं। तो नर्व्स जो होती हैं सेल से मिलके बनी होती हैं। ओके, तो ये जो हमारी नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं? मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं। कहाँ से ट्रांसफ़र करती हैं? ब्रेन से जिस ऑर्गन तक आपको मैसेज पहुंचाना हो और जिस ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर आना हो उसके लिए पूरा नर्व्स का जो सिस्टम होता है उन्हें हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ब्रेन एंड नर्व्स मिलकर हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। तो हमें बेसिक चीज़ क्लियर हो गई किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो अब हम देखें नर्वस सिस्टम क्या है। द नर्वस सिस्टम के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तो इसके लिए हम मूवमेंट देखें। मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म, हमारे जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मूवमेंट किस तरह से देखा जाता है? द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट इज मूवमेंट। तो देखो, आप किसी भी तरह का मूवमेंट या लोकोमोशन कर रहे हैं उसके लिए आपको नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो उससे पहले हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्या होता है इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। तो ये डिफरेंस क्या कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी ड्यू टू विच इट कैन मूव सर्टेन बॉडी पार्ट, तो जिसकी वजह से वो कोई भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट करा सके, दैट इज़ नोन एज, जिसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ओके, बट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। जैसे मान लीजिए आप जो ये अपना हाथ है, इस हाल को हम इस हैंड को फोल्ड कर रहे हैं, तो ये जो हुआ ये जो एक्शन था दैट इज़ मूवमेंट। बट आपने क्या किया, इस मूवमेंट की हेल्प से, मान लीजिए हमारे जो लेग हैं, लेग में मूवमेंट हुआ और हमने एक स्टेप जो है आगे की तरफ बढ़ाया। इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर आपने क्या किया है? मूवमेंट के साथ ही आपकी जो बॉडी है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक डिस्प्लेस हो गई, इसलिए इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। तो ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। तो कोई भी तरह का मूवमेंट है या फिर लोकोमोशन है या किसी भी तरह का बॉडी में एक्शन हो रहा है, ये सारे एक्शन एक रिस्पॉन्स होते हैं किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। मान लीजिए आपके ब्रेन से आपको कोई स्टिमुलस मिला, इस स्टिमुलस की हेल्प से आपके बॉडी ऑर्गन ने रिस्पॉन्स किया एंड मूवमेंट शो किया। मान लीजिए अगर आपको हाथ, जो आपका हैंड है, इसको ऊपर की तरफ उठाना है तो उसके लिए आपके ब्रेन से सिग्नल आता है, स्टिमुलाई आते हैं। इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आपका जो मसल है वो एक्शन करती है और आपका हैंड जो है रेज हो जाता है। तो इस तरह का जो फंक्शन है इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको इसका बेसिक पॉइंट समझ में आएगा तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, राइट? सो द इंट्रोडक्शन क्या है हमारे इस चैप्टर का, तो हम इसे समझें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म मूव इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलाई लाइक लाइट, heat,
न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके अंदर मूवमेंट देखा जाता है और ये मूवमेंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सेस के लिए होते हैं। जो रिस्पॉन्सेस ये जो मूवमेंट होते हैं रिस्पॉन्स के फॉर्म में होते हैं ड्यू टू एनी स्टिमुलाई। कोई भी तरह का स्टिमुलाई अगर आपकी ह्यूमन बॉडी को मिलता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या शो करते हैं, अलग अलग एक्शन शो करते हैं। तो वो स्टिमुलाई क्या क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी लाइट, हीट एंड न्यूट्रिशन एंड फूड। तो लाइट, हीट और न्यूट्रिशन, फूड की रिस्पॉन्स में आप डिफरेंट वैरायटी के मूवमेंट शो करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ इन द एनिमल्स आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय नर्व्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो एक और वर्ड आपके पास आ चुका है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो अपनी बॉडी में होते हैं। तो एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस को शो करने के लिए। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है ताकि हम डिफरेंट वैरायटी के एक्टिविटीज़ को शो कर सकें। तो अब आपको प्रॉपर पॉइंट क्लियर हो चुका है कि जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, इन ये जो लाइफ प्रोसेस है, येस दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, बट ये जो लाइफ प्रोसेस है इनको चलाने के लिए हमें ये भी पॉइंट समझना होगा कि इसके लिए एक बेटर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम हो ताकि इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से चलाया जा सके हमारी ह्यूमन बॉडी में। सो द नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन। तो हार्मोन्स क्या हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर्स, ये हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स, है ना, विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन, जो कि नर्वस सिस्टम को असिस्ट करता है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में, एंड दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज़ करवाती हैं, और ये जो हमारे हार्मोन्स हैं ये केमिकल मैसेंजर हैं जो कि नर्वस सिस्टम को असिस्ट करते हैं ताकि डिफरेंट वैरायटी के फंक्शंस को किया जा सके। हार्मोन्स इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, एंड जो प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं वो कंप्लीटली मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम जो होता है दोनों मिलके हमारे जो पूरा ह्यूमन बॉडी है उसको अच्छे से कंट्रोल करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुआ, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, किससे मिलके बना है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एंड क्या इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। सो द नर्वस सिस्टम का सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक टाइप की सेल है जो कि नर्वस सिस्टम में सारी की सारी जो सेल होती है वो न्यूरॉन होती है। पूरा नर्वस सिस्टम इन न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ओके, तो अब हम न्यूरॉन की अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है एंड इसका वेल लेबल डायग्राम भी पूछा जा सकता है। ओके, सो द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमने देखिए इससे पहले जो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स देखे थे उन सारे सिस्टम में हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ये वर्ड काफ़ी बार सुना है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि सबसे बेसिक यूनिट जिस लेवल पर फंक्शन होने वाला है। ओके, और उसी के अंदर सारे फीचर्स प्रेजेंट है जो कि उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करें। राइट, जैसे हमने देखा था किडनी के अंदर हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला था नेफ्रॉन्स को। तो नेफ्रॉन्स क्या करती हैं, वो सारा फंक्शन शो करती हैं जो कि किडनी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है ना। तो वो पॉइंट भी यहीं पे सेम रहेगा। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के सारे फीचर्स को अपने अंदर रखती हैं, दैट्स वाई ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं। तो न्यूरॉन्स के लिए कुछ इसके सेलिएंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दीज पॉइंट्स आर, द फर्स्ट पॉइंट इज ईच न्यूरॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दे हैव डेंड्राइट्स, एंड उसके बाद में इसका सेल बॉडी जिसे हम साइटोसोमा या फिर सेल बॉडी कहते हैं, एंड एक्सॉन। सो 3 मेन पार्ट्स इसके होते हैं। तो डेंड्राइट में देखें सबसे पहले क्या है,
डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। तो इसके बाद 3 पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट हम डेंड्राइट्स को रख सकते हैं, फिर हम सेल बॉडी को रख सकते हैं, उसके बाद में हम लास्ट में एक्सॉन को रख सकते हैं। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इम्पल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम एनी अदर न्यूरॉन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में साइटोन या सोमा, जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं, प्रोसेसेस द इम्पल्स। ये जो इम्पल्स आएंगे इनका प्रोसेसिंग किसके अंदर होगा, हमारी जो सेल बॉडी है इसके अंदर होगा। द थर्ड इज एक्सॉन विच ट्रांसमिट द इम्पल्स आइदर टू द अनदर न्यूरॉन और टू द मसल और ग्लैंड। तो जो एक्सॉन होगा वो ट्रांसमिट करेगा इन इम्पल्स को। तो ट्रांसमिट हो सकता है जो न्यूरॉन है उसके नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसको कर दे, या फिर ये न्यूरॉन अगर किसी मसल के ऊपर सप्लाई दे रहा है तो ये मसल को और ग्लैंड को ये क्या कर सकता है, सप्लाई दे सकता है, इम्पल्स को पहुंचा सकता है। सो एक्सॉन में बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। सो न्यू टर्म इज हेयर, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या है, इट मीन्स कवरिंग और नॉन कवरिंग। अगर आपका जो एक्सॉन है, देखो एक्सॉन के बारे में क्या लिखा है, अगर आपका एक्सॉन कवर्ड है तो उसे हम माइलिनेटेड कहते हैं, और अगर वो कवर्ड नहीं है तो उसे नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। कवरिंग किस तरह की होती है अभी हम डायग्राम में देखेंगे। सो द इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होगा तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट होता है। तो जब भी आपको न्यूरॉन पूछा जाएगा आपको ये पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन करने होंगे। क्लियर? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। सो लेट्स सी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहले आपको इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिल रहा है, दैट इज डेंड्राइट्स, जो कि इम्पल्स को लेते हैं किसी अदर न्यूरॉन से। उसके बाद में आपको सोमा या फिर साइटोन सेल बॉडी दिखाई दे रहा है। दिस सेल बॉडी क्या करती है, जो इम्पल्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करती है, उनका प्रोसेसिंग करती है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद में देखिए ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्सॉन। ये एक्सॉन है, और एक्सॉन जो होता है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, मैंने आपको बताया था। तो जब भी एक्सॉन में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वान सेल, ये जो श्वान सेल प्रेजेंट है, इन श्वान सेल के ऊपर जब माइलिन शीथ की कवरिंग होती है तब इसे हम माइलिनेटेड कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट्स ध्यान से सुनना। जो हमारी श्वान सेल होती हैं, इन श्वान सेल के ऊपर जब आपको कवरिंग मिलेगी, किसकी कवरिंग मिलेगी, माइलिन शीथ की जब कवरिंग मिलती है तब हम इसे क्या कहते हैं, माइलिनेटेड माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। ओके, ये एक्सॉन डिफरेंट वेराइटीज़ के हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। अगर ये माइलिनेटेड होता है तो इसके अंदर इम्पल्स का मूवमेंट बहुत ही फास्ट देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है, नर्व एंडिंग दिखाई देते हैं। और नर्व एंडिंग से क्या होता है, नेक्स्ट इसके साथ हो सकता है इसके आगे नेक्स्ट न्यूरॉन लगा हो या फिर कोई मसल और ग्लैंड हो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूरॉन का। आई होप आपको इस अच्छे से क्लियर हुआ है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखें। अब हम जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, जो नर्वस सिस्टम है उसका जो सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन्स। अब हम देखें ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दोनों के फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम किसके देखेंगे, हम ब्रेन के फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं ब्रेन के। तो
ब्रेन जो होता है हमारा, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ब्रेन पूरा किससे मिलके बना होता है, जो नर्व सेल न्यूरॉन है उससे मिलके बना होता है। ओके, तो जो इसका एंटीरियर पार्ट आपको देखने को मिलता है, दिस एंटीरियर पार्ट इज फोर ब्रेन। एंटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद फोर ब्रेन के बाद सेंटर में आता है मिड ब्रेन एंड लास्ट में जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड उसके अलावा इसके अंदर पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये ब्रेन का काफ़ी बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट देखें ब्रेन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर अलग अलग जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, तो जो हमारा ब्रेन है इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट थे फिर से बताएं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ये जो तीनों पार्ट्स होते हैं इसमें और भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इन तीनों के अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम फोर ब्रेन में प्रेजेंट है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, जो भी हमारे सेरिब्रम पार्ट है वो कंट्रोलिंग ऑर्गन है। यस, हमने देखा था जो सेरिब्रम है वो कंट्रोलिंग ऑर्गन है, दैट इज़ ट्रू। तो ये किस किस को कंट्रोल कर रहा है? ये रीजनिंग से रिलेटेड कोई है, लॉजिक फैक्ट है, कोई इमोशन, स्पीच जो होती है उन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। मेमोरी का आपका कोई भी पार्ट है, आपने कोई चीज़ देखी उसे हम कहते हैं विजुअल प्रोसेसिंग, राइट। हमारी कोई भी हमारे विजन के थ्रू अगर सेंसेस हमारे ब्रेन में जाते हैं तो कहाँ से जाते हैं? सेरिब्रम से ही जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या होगा, विजुअल प्रोसेसिंग भी यही होगा। रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी, मान लीजिए किसी की वॉइस या किसी की जो आवाज़ है वो हम पहचान लेते हैं कि ये हमारे सिस्टर की है, ये मेरे फ्रेंड की है, तो उसका रीज़न क्या है? ये रिकॉग्निशन भी आपका कहाँ से होता है? सेरिब्रम से होता है। और जो आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट देखते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो होते हैं वो भी आपको किससे पता चलते हैं? ये भी आपको पता चलेगा हमारे सेरिब्रम पार्ट से। ओके, तो इस तरह से जो होता है हमारा जो ह्यूमन है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सेरिब्रम के डिफरेंट फंक्शन। तो अब हम इसको अगर डायग्राम में समझाएं तो ये जो भी पार्ट है, स्पेशली दिस पार्ट इज सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का पॉइंट क्लियर हुआ। सेरिब्रम रीजनिंग से रिलेटेड कुछ है, लॉजिक से रिलेटेड कुछ है, स्पीच, इमोशन, मेमोरी। आपने अगर कोई चीज़ देखी है तो परमानेंट सेव हुई है अगर आपके ब्रेन में, तो वो सेरिब्रम पार्ट में होने वाली है। आपने कोई वॉइस रिकॉग्नाइज की है, कोई टेस्ट रिकॉग्नाइज किया है, मान लीजिए ये पिज़्ज़ा का टेस्ट है, ये मिल्क का टेस्ट है, तो सारा टेस्ट के जितने भी डेटाज होते हैं सारे डेटा कहाँ सेव रहते हैं? हमारे सेरिब्रम में सेव रहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपको अच्छे से समझ में आया? ओके, फिर सेरिब्रम के बाद आता है सेरिबेलम। तो जो भी हमारा सेरिबेलम होता है वो रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के मूवमेंट को, पोस्चर को, बैलेंस को। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम दोनों के फंक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो जो हमारा सेरिबेलम है दैट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। ओके, फिर अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम में पॉन्स। तो जो हमारा पॉन्स है ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे सिग्नल्स फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। तो हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक जो सिग्नल्स हैं उनको पहुंचाने का काम कौन करता है? पॉन्स करता है। ओके, एक बार डायग्राम में आपको बता देते हैं ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। तो जो हमारा फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट था? सेरिब्रम प्रेजेंट था। ओके, ये पूरा जो भी पार्ट था ये सेरिब्रम। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आया सेरिबेलम। तो सेरिबेलम कहाँ पर होता है?
ये जो हिंड ब्रेन में जो पार्ट है दैट इज सेरिबेलम। ओके, तो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम क्लियर हो गया। उसके बाद माया पोन्स जो क्या करता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में रिले करता है। इज दैट क्लियर? फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा हमें दिख रहा है और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या करता है, दैट कंट्रोल ऑल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स का मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट, वो मूवमेंट्स जिसका हमारी बॉडी का मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसे हम इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट कहते हैं, लाइक वॉमिटिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग एंड हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता आप अपनी ब्रीदिंग को रोक लें, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को करवाता है। क्लियर हुआ? आपको समझ में आई ये बात अच्छे से? तो इस तरह से किसी भी तरह के मूवमेंट्स जो होते हैं उसके हमारे जो ब्रेन है उसमें अलग अलग रीज़न प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो जो हमारा ब्रेन होता है वो हमें अलाउ करता है थिंक करने के लिए, डिफरेंट टाइप के एक्शंस करने के लिए। बट ये जितने भी फंक्शन हैं ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड होते हैं। तो आपको क्लियर हुआ सारा का सारा पॉइंट? इससे पहले हम एक और पॉइंट क्लियर कर लें, जो भी हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन है, इन तीनों के जो हैं फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ओके, तो द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, जितना भी फोर ब्रेन है उसका मेन फंक्शन क्या होगा, थिंकिंग करना। ओके, इट हैज़ रीजन्स विच हैव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। इसके अंदर जो हैं अलग अलग टाइप के, देखिए स्टूडेंट, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं फोर ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन का भी हमने पार्ट क्या देखा था, सेरिब्रम देखा था। सेरिब्रम में हमने क्या पढ़ा था, थिंकिंग करने के लिए, कोई भी तरह की रीजनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई हमने फोर ब्रेन को क्या कहा है, जितना भी थिंकिंग प्रोसेस है वो फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? साथ ही मैंने आपको बताया हियरिंग, स्मेल और साइट, इससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन होता है वो हमारे फोर ब्रेन में ही देखने को मिलता है। क्लियर? अगर आपको किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना है, कोई इंफॉर्मेशन की हेल्प से अगर आपको कोई कंक्लूजन तक पहुंचना है, इस तरह की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो हमारे किसके अंदर होती है, फोर ब्रेन के अंदर होती है। क्लियर? ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से जो हमने ब्रेन था, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स देखे और उसके डिफरेंट कुछ फंक्शंस के हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, जितना भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। मेन पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आई? तो देखिए किस तरह से होता है, नर्व्स गिवन आउट बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के साथ शो करते हैं। कैसे, मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ओके, और ये ब्रेन से क्या निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड निकलती हैं। ओके, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग अलग नर्व्स निकलती हैं। ओके, ये जो है ये नर्व्स निकल रही हैं, ये फर्दर डिवाइड भी हो सकती हैं। तो ये जो नर्व्स निकलती हैं ये क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो जो हमने रेड से ड्रॉ किया है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो दूसरी है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? ओके, तो देखिए फिर क्या है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या करेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी टाइप की कोई प्रोसेसिंग हुई, उस प्रोसेसिंग को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक दिया जाता है, और उस स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, ये जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इनकी जो नर्व्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो सीएनएस एंड ऑर्गन के बीच में का जो पाथवे है वो कौन बनाता है, हमारा पीएनएस बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दैट इज पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो हमारा रेड पार्ट है, रेड पार्ट इज
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रेन एंड ये जो है स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन किसके अंदर कवर्ड रहता है, तो हमारा ब्रेन बोन है स्कल। ओके, तो जो हमारी स्कल बोन है काफ़ी हार्ड बोन होती है, एक कवरिंग प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर फिटेड फॉर्म में रहता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इस जो स्कल है इसके नीचे एक होल प्रेजेंट होता है, उस होल से क्या होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं ये कॉर्ड किससे मिलके बनी है, तो जो नर्व्स हैं उन नर्व्स का पेयरिंग होती है और उससे क्या बनती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर रहती है, जैसे मैंने आपको बताया जो ब्रेन होता है वो स्कल में फिटेड फॉर्म में कवर्ड रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड किस में कवर रहती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो है रहती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में कंटिन्यूसली रन करती रहती है। वर्टिब्रल कॉलम किससे मिलके बनी होती है, तो हमारा जो बैक है, बैक के अंदर वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट वर्टिब्रास जो होती हैं डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होती हैं, जिनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। ओके, तो ये जो हमारी वर्टिब्रास होंगी ये मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हर एक वर्टिब्रा में होल होता है जिससे एक पूरी कैनाल बन जाती है। इस कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करती हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा, दिस इज द सेकंड वर्टिब्रा। तो फर्स्ट वर्टिब्रा में होल है, सेकंड वर्टिब्रा में होल है और इस तरह से एक वर्टिब्रा पे दूसरी वर्टिब्रा रहेगी तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूसली एक कैनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड किसको नेक्स्ट ऑरिजिनेट करती है, हमारे पीएनएस को ऑरिजिनेट करती है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए इसका जो वर्ड है उससे पॉइंट क्लियर हो रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरी का मीनिंग है जो दूसरे सारे ऑर्गन तक पहुंचाने का पाथवे होगा वो पीएनएस के थ्रू बनाया जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू बनाया जाएगा। तो जब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा पे होती है तो वर्टिब्रा के दोनों साइड से एक गैप होता है जिससे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो पीएनएस की नर्व्स को रिलीज करती है। देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर पीएनएस की जो नर्व्स हैं वो रिलीज हो रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड के सारे जो वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच में गैप्स होता है जिसके थ्रू क्या निकलती हैं, सारी नर्व्स बाहर की तरफ निकलती हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई देती हैं। मान लीजिए नर्व्स हैं, कुछ नर्व्स जो होती हैं वो जो हमारा हेड है मतलब हेड के अंदर जो फेस रीजन है, नेक रीजन है उनको सप्लाई देती है। फिर जो हमारा अपर लिम्ब हो जाता है लाइक हैंड्स हो गए, हमारे आर्म, फोर आर्म, इनको सप्लाई दी जाती है। फिर हमारा जो थोरैक्सिक रीजन है उसको सप्लाई मिलेगी। उसमें थोरैक्सिक रीजन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं लाइक जो हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, मसल्स हैं, डायफ्राम हैं, इनको सप्लाई दी जाती है। फिर हमारा एब्डोमेन रीजन आ जाता है जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं लाइक लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक, स्प्लीन और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, तो इन सबको भी नर्व सप्लाई दी जाती है। ओके, एब्डोमेन के बाद हमारे पास पेल्विस रीजन आता है। पेल्विस रीजन में भी नर्व सप्लाई जाती है जिसके अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फीमेल एंड मेल दोनों में अलग अलग होते हैं, इनको भी नर्व सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट में हमारा लोअर लिम्ब आता है जिसमें हमारे थाइज एंड लेग एंड फुट प्रेजेंट होता है, उन सबको नर्व सप्लाई मिलती है। तो इस तरह से हमारी जो पूरी बॉडी होती है, बॉडी के हर एक ऑर्गन तक एंड उनको हर एक ऑर्गन तक, हर एक स्ट्रक्चर तक उनको नर्व सप्लाई पहुंचानी होती है ताकि वहाँ से मैसेज लेके हम आ सकें और वहाँ तक मैसेज पहुँचा सकें। इन सारे जितने भी देखिए स्टूडेंट, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स के अंदर जो स्टिमुलाई चलते हैं, इन स्टिमुलाई की हेल्प से ये जो इम्पल्स चल रहे हैं, इन इम्पल्स की हेल्प से क्या होता है, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के एक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो स्टमक है इसको HCl रिलीज करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल भेजे। ओके, तो ब्रेन जब सिग्नल का प्रोसेसिंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भूख लगी है तो हमारा जो सेंटर, हंगर ऑफ सेंटर जो होता है
अगर उसको स्टिमुलेशन मिलता है तो उसकी हेल्प से ब्रेन फिर से सिग्नल पहुंचाता है हमारे स्टमक तक, और हम क्या करते हैं, HCl को और ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। उससे क्या होगा, फूड जब अंदर जाएगा तो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे हार्ट को बीट करना है और जो डिफरेंट टाइप के वेसल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, या फिर बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करना है, उन सब का फंक्शन ब्रेन के थ्रू होता है। तो ब्रेन क्या करता है, सिग्नल्स को पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नर्व्स। ओके, बट ये जो हमारा ब्रेन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके अलग अलग रीजन डिवाइड किए गए हैं। ओके, तो जो मेनली जो हमारा ब्रेन होता है इसके 3 मेन रीजन्स हमने देखे। 3 मेन रीजन्स क्या थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो सबसे मेन फंक्शन जो है फोर ब्रेन का होता है, हमने डायग्राम में देखा था फोर ब्रेन जो होता है वो काफ़ी लार्ज एरिया में होता है। ये पूरा का पूरा जो है ये फोर ब्रेन है। देखिए मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जो फोर ब्रेन है इसका सारा मेन फंक्शन है थिंकिंग से रिलेटेड, रीजनिंग हो गया या किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका अच्छे से प्रोसेस करना है, इसको मेमोरी के फॉर्म में सेव रखना है, या फिर हमने कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट देखा तो जो हमारे विजुअल सेंस मिले, मतलब आइज़ के थ्रू जो हमें विजुअल सेंस मिले हैं वो फोर ब्रेन में जाके डेटा के फॉर्म में कलेक्ट होते हैं। हमने कोई तरह की स्मेल ली है, वो स्मेल परमानेंट हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में सेव हो जाए, इसके लिए भी हमें फोर ब्रेन रीजन में उस डाटा को कलेक्ट करना होता है। हमने कोई भी तरह के हियरिंग सेंसेशंस लिए, दीज हियरिंग सेंसेशन विल बी कलेक्टेड इन द फोर ब्रेन। ओके, तो एंड फिर हमने कोई भी फूड लिया उसका जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट का सेंसेशन होता है, तो हमने देखा कि जो आइज़ हैं, नोज़ हैं, टंग हैं और हियरिंग है एंड टच है, इनका जो भी तरह का सेंसेशन था ये सारा सेंसेशन हमारे कहाँ जाता है, फोर ब्रेन में जाता है। इन फोर ब्रेन में उसका क्या होता है, फिर प्रोसेसिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, मान लीजिए मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, तो लेक्चर लेने के लिए मेरे ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन सेव होनी चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता पाऊंगी। तो एक वो इन्फॉर्मेशन, साथ ही उस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको देख रही हूँ, यानी कि मेरे विजन सेंसेशंस भी एक्टिव हैं, मैं बोल भी रही हूँ, यानी कि जो मेरा स्पीकिंग है वो भी एक्टिव है। तो ये जो स्पीकिंग है, फिर मेरा विजन सेंसेशन है और मेरे ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है, फिर मेरे हैंड्स के मूवमेंट है, इन सब में कोऑर्डिनेशन का भी फंक्शन होता है। ओके, मैं ये सारा का सारा कोऑर्डिनेट मैनर में कर पा रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, जो मेरा ब्रेन है वो अच्छे से सारे एक्शंस को एक साथ कंट्रोल कर रहा है ताकि मैं बेटर रिस्पॉन्स दे पाऊँ। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन के थ्रू करवाए जाते हैं। आपको पॉइंट आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। तो ये जो सेरिब्रम है, जो हमारा फोर ब्रेन है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है सेरिब्रम, और सेरिब्रम के हमने सारे फंक्शंस अभी देखे थे। फिर सेरिबेलम जो होता है हमारा, ये हिंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बॉडी के मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंसिंग को ध्यान में रखता है। तो देखो इसको दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में फीड है, हम मेमोरी से उसको वापस इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। मान लीजिए मेरे को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न किए मैंने, और फिर मैंने आपको सारे पॉइंट्स समझाए, तो वो उसमें क्या हुआ, मेरे मेमोरी में वो सेव थे, फिर मैंने उसको वापस रिकॉल किया, रिट्राइव किया और आपको उसे एक्सप्लेन किया, राइट। तो ये सारा का सारा फंक्शन था सेरिब्रम का। बट इसी के साथ जो मेरे बॉडी मूवमेंट है, जो मेरा अभी पोस्चर है, जो मैं बैलेंस बना के खड़ी हूँ, इस सारा का सारा फंक्शन कौन करवाता है, हमारा सेरिबेलम कराता है। तो सेरिबेलम जो है ये किसका रीजन है, ये हिंड ब्रेन का है, और सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का है। तो जो हमारा हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन होता है, इन दोनों के बीच में कौन रिले करता है, हमारा पॉन्स रहता है। ओके, फिर हमारे पास आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे बॉडी के जितने भी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जिसका हमारा कोई कंट्रोल ना हो। ओके, हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल ना हो। कैसे, लाइक ब्रीदिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, आप चाहे वॉक कर रहे हैं या कोई फंक्शन कर रहे हैं या सिटिंग पोजिशन में है या फिर आप सो रहे हैं, एनी टाइम ब्रीदिंग चलती रहती है, हार्ट की पंपिंग चलती है, एंड वॉमिटिंग पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो इस तरह के जो सारे जो फंक्शंस होते हैं, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यॉर्निंग, हार्ट बीट, ये सब के सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में होते हैं। ओके, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा देखिए स्टूडेंट क्या होता है,
मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे ब्रेन पूरा टर्मिनेट करता है। इस लास्ट पार्ट से सीधा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ से कौन निकल जाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल जाती है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, अभी हमने समझाया किस में रन करती है, ये रन करती है वर्टिब्रल कॉलम में, और डिफरेंट रीजन में इससे डिफरेंट पीएनएस की नर्व्स निकलती रहती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं ये पाथवे बनाती हैं एंड आगे जाके वो किसको सप्लाई देती हैं, डिफरेंट मसल को, ऑर्गन को, ग्लैंड्स को सप्लाई दी जाती है ताकि उनको स्टिमुलस मिले एंड वो उसके बदले रिस्पॉन्स दे सकें। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से सारा क्लियर किया। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलें। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो देखिए स्टूडेंट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? द नर्व्स गिवन आउट बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी हमने समझाया कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी उन सारी नर्व्स को हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देयर आर 4 क्रेनियल नर्व एंड 31 स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो ब्रेन से डायरेक्ट नर्व्स निकल रही हैं दैट नर्व्स विल बी नोन एज क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व होती हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती हैं वो हमें स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। वो कितनी होती हैं, 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ओके, फिर ये अब देखिए, आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वाज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो पीएनएस है इसे और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस एंड एएनएस। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह से क्लासिफाइड होता है। जो ध्यान से समझना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पीएनएस। येस, ऑफ कोर्स इट इज द पार्ट ऑफ पीएनएस and the nerves of PNS that control the voluntary action of the body from the somatic nervous system. ओके, तो ये देखिए, आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो अब हमारा पीएनएस है, इस पीएनएस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा सोमैटिक, एक है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, सारे के सारे जो वॉल्यूमेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। यस, ब्रेन से सिग्नल जाएगा बट ब्रेन से डिफरेंट टाइप के सिग्नल जाते हैं। इन सिग्नल्स को पहुंचाने के 2 डिफरेंट पाथवेज होते हैं। उन पाथवेज में से जो वॉल्यूमेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा वो हमारा क्या होगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा। फिर हम देखें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, all the nerves of the PNS that control involuntary actions in the body. Okay, तो voluntary actions को हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, बट जो इनवॉल्यूंट्री है, इनवॉल्यूंट्री को कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक। इसकी नाम जो रखा है, इसका जो टर्म है उससे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। ऑटोनॉमिक का मतलब जो फंक्शन अपने आप हो जाए उसे हम ऑटोनॉमिक कहते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट कंट्रोल इनवॉल्यूंट्री एक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द ऑटोनॉमिक सिस्टम, जिससे क्या बनता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम बनता है। 2 डिविजन्स ऑफ ऑटोनॉमिक सिस्टम आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। 2 फंक्शंस और आ गए आपके पास, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने पॉइंट देखा था, जो हमने नर्वस सिस्टम देखा था, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था,
नर्वस सिस्टम था वो CNS एंड PNS में डिवाइडेड था। PNS खुद सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड था। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक है पैरासिम्पैथेटिक एंड सेकंड इज सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ANS खुद दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पॉइंट सारा क्लियर हुआ। अब क्या है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हम समझते हैं किस तरह से होता है। देखिए, सो ऑल द नर्व्स ऑफ द PNS दैट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जो कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन करेगा उसे हम क्या कहेंगे इन द बॉडी, फॉर्म द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। Two divisions of the autonomic nervous system are sympathetic and parasympathetic. Sympathetic and parasympathetic होता है, and the sympathetic nervous system prepare the body for intense physical activity, and it is often referred to as fight or flight response. While the parasympathetic nervous system has almost the exact opposite effect and relaxes the body and inhibit or slow many high energy function. तो देखो, सुनो ध्यान से, हमने देखा कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जो वॉल्यूएंट्री एक्शन करेगा, एक जो इनवॉल्यूएंट्री एक्शन करेगा। वॉल्यूएंट्री एक्शंस जो हैं वो कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल में हैं। लाइक अभी जो मैं स्पीकिंग का फंक्शन कर रही हूँ, मेरे हैंड्स का जो मूवमेंट हो रहा है ये सब मेरे कंट्रोल में है, तो इसे मैं रेगुलेट कर सकती हूँ, मैं इसे फास्ट कर सकती हूँ, इसे स्लो कर सकती हूँ, ये पूरा मेरे कंट्रोल में है। और ये पूरा का पूरा जो भी फंक्शन मुझसे अभी करवाया जा रहा है ये कौन करवा रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से ये फंक्शन हो रहा है। ओके, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व सप्लाई है उन नर्व सप्लाई के रिस्पॉन्सेज में मेरे मसल्स के मूवमेंट हो रहे हैं और इस तरह का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। ओके, बट जो ये तो हो गया पूरा वॉल्यूएंट्री फंक्शन। जो इनवॉल्यूएंट्री फंक्शन होता है, ये इनवॉल्यूएंट्री फंक्शन कौन करवाता है, तो ये इनवॉल्यूएंट्री फंक्शन हमारा ANS करवाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कराता है। क्योंकि ये सारे फंक्शन इनवॉल्यूएंट्री हैं, इनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इन्हें फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि फंक्शंस को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। ये दो पार्ट है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है हमें डिफरेंट टाइप की हाई इंटेंसिटी फंक्शंस के लिए एक्टिव करता है। ओके, और इसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। किसी भी तरह की कोई ट्रेजेडिक कंडीशन आ चुकी है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन आ चुकी है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए ये हमें रेडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीछे कोई स्ट्रीट डॉग पड़ चुका है, ओके, वो आपको काटने वाला है, तो आपकी बॉडी जो है इंस्टेंटली क्या करेगा, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, आपकी बॉडी में आपको ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाएगी और उस एनर्जी का ज़्यादा कंजप्शन होने लगेगा और आपको जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपको जो आपकी मसल्स हैं उनको रेडी करेगा तेज़ी से दौड़ने के लिए। ओके, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, तो ब्रीदिंग का फंक्शन हाई होना, हार्ट बीट का फंक्शन हार्ट बीट का हाई हो जाना, ओके, मसल्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाना एंड एनर्जी का कंजप्शन हो जाना, ये सारा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कोई भी हाई एनर्जी वर्क करने के लिए, हाई इंटेंसिटी वर्क करने के लिए, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में बॉडी को रेडी करने के लिए ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ओके, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है, इसका फंक्शन सुनिए आप, ये बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन शो करता है। बॉडी को रिलैक्स्ड रखता है और बॉडी की एनर्जी को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होने देता है और रेस्टिंग कंडीशन के टाइम जो मूवमेंट होते हैं वो करवाता है। फॉर एग्जांपल, अभी सिटिंग चल रहा है तो सिटिंग के टाइम आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छे से होगा, ओके, ब्रेन के कुछ फंक्शंस अच्छे से होंगे, तो ये जो सारे फंक्शंस करवाता है जिसमें हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, इस तरह का जो भी फंक्शन होगा वो कौन करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक करवाएगा। ओके, और बट अगर सिंपैथेटिक एक्टिव होगा तो उस टाइम डाइजेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह के फंक्शंस में ये जो हमारा इनवॉल्यूंट रिएक्शंस हैं ये डिवाइडेड होता है। ओके, तो आई होप आपको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है।
ओके तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव हो जाना, एंड पैरासिम्पैथेटिक का काम है बॉडी को रिलैक्स करना एंड उसको इनहिबिट करना हाई एनर्जी फंक्शन से। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, हम समझें। तो देखना रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मान लीजिए हमें कोई भी हमारे बॉडी ऑर्गन को किसी टाइप का स्टिमुलस मिला, इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी सडन एक्शन करती है, जिसका हमें कॉन्शियसली पता भी नहीं होता, हमारी बॉडी से वो एक्शन हो जाता है। ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने पिंच किया तो पिंच करते ही आपने एकदम से अपना जो हाथ है वहाँ से हटा लिया, तो ये आपकी बॉडी ने सडन रिस्पॉन्स दिया, इसमें आपका कोई कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं था, है ना। तो इस तरह के एक्शंस को हम क्या कहते हैं, इस तरह के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। डिफरेंट स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हम ये शो करते हैं। अब इसको देखो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं क्या हुआ। इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक हॉट ऑब्जेक्ट सामने रखा है, हो सकता है वो कैंडल हो या कोई हीटिंग ऑब्जेक्ट है, उसके ही पास हमने क्या किया, हमारे फिंगर को टच किया। जैसे ही हमने हमारे फिंगर को टच किया, ये कॉन्शियसली नहीं था। ओके मान लीजिए आप एकदम से अनअवेयर थे इस हीटिंग ऑब्जेक्ट से और अचानक से आपके हाथ से वो टच हो गया, तो सडनली जैसे ही टच होगा आपका हाथ वहाँ से हटा लिया जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी पूरी स्किन होती है बॉडी की, उसमें कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी पेन रिसेप्टर, हीट रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी किसी भी तरह का हीट में कोई जो होती है हाई हीटिंग ऑब्जेक्ट से टच हो जाए या हाई प्रेशर हो जाए, किसी भी तरह का ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, कोई निडल प्रिक हो जाए या कोई टच हो जाए, ओके अनफेवरेबल टच हो जाए, तो उन सब के रिस्पॉन्स में क्या होता है, हम डिफरेंट सडन एक्शंस को शो करते हैं। उन सारे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके रिसेप्टर प्रेजेंट थे, इन स्किन के रिसेप्टर ने स्टिमुलस लिया कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के इस एरिया को हीटिंग मिल रही है। ये जो रिसेप्टर्स हैं सीधे उन रिस्पॉन्सेस को लेके पीएनएस के थ्रू, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस के थ्रू मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन के पास। ब्रेन उसकी रीजनिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर से सिग्नल भेजता है पीएनएस के थ्रू और आपको एक्शन करवाया जाता है कि मूव योर हैंड, तो हम हैंड को वहाँ से मूव कर देते हैं। तो इस तरह का जो ये पूरा साइकिल था, आपने सबसे पहले स्टिमुलस को लिया, स्टिमुलस को ट्रैवल करवाया गया, ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, ब्रेन में प्रोसेसिंग के थ्रू फिर से उस स्टिमुलस के अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्स को शो किया। ये जो पूरा पाथवे था ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। किस तरह का है देखिए रिफ्लेक्स आर्क, तो यहाँ पर ये है आपके पास इम्पल्स मिला, ओके, ये इम्पल्स जो है अपने हैंड में गया और ये जो देखिए आपने आपका हैंड हटा लिया, तो ये जो हैंड था इसके थ्रू सारा का सारा जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर हमारे इम्पल्सेस को पहुँचाया गया, प्रोसेसिंग हुई और फिर से क्या हुआ, ये इस तरह से होते हुए हमारे मसल्स को एक्टिवेट किया गया और हमारे मसल्स ने मूवमेंट शो कर दिया। तो हम समझते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो आप जो भी हमारे इम्पल्स हैं जो वो पाथ फॉलो करते हैं, दैट पाथ विल बी नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। द इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो जो इम्पल्स हैं ये ट्रैवल करते हैं, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन जहाँ पे कोई भी तरह का स्टिमुलस आया था, उस रिसेप्टर ऑर्गन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ये
स्टिमुलस को शो करते हैं। इट इज़ प्रोसेस्ड देयर, फिर ब्रेन में क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, जिस तरह का आपका स्टिमुलस था उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा। दैट कैन बी हार्मफुल, दैट कैन बी गुड फॉर यू, एंड द इंफॉर्मेशन इज ब्रॉट बैक टू द कंसर्न्ड मसल। और उससे रिलेटेड जो उस ऑर्गन में मसल थी, उस मसल को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, और फिर मसल हमारी क्या करेगी, एक्शन को करेगी। ये सारे पॉइंट अभी मैंने आपको समझाए। दस द रिसेप्टर ऑर्गन, उसके बाद में जो भी सेंसरी न्यूरॉन था जिसने उस सेंस को लिया होगा, रिसेप्टर ऑर्गन, मान लीजिए आपका हैंड है हमारा रिसेप्टर ऑर्गन। इस रिसेप्टर ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। एफरेंट न्यूरॉन जो कि लेकर जाएंगे इन्फॉर्मेशन, जो न्यूरॉन लेकर आएंगे दैट विल बी इफरेंट न्यूरॉन। ओके, एफरेंट एंड इफरेंट में कंफ्यूज मत होना, दैट विल बी हमारा कौन सा न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन। और फिर बीच में आते हैं हमारे इंटर न्यूरॉन, ब्रेन में जो भी फंक्शनिंग होगा, ब्रेन में सारी फंक्शनिंग हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी। फिर मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक क्या किया जाएगा, उसे पहुंचा दिया जाएगा। एंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, और ये हमारे कंपोनेंट है रिफ्लेक्स आर्क के। ओके, क्या क्या था, ऑर्गन था रिसेप्टर ऑर्गन, उससे क्या हुआ, हमारे एफरेंट न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन गई, और इंटर न्यूरॉन जो ब्रेन में हुई फंक्शनिंग सारी प्रोसेसिंग हुई, और मोटर और इफेक्टिव, देखो दो नाम है, सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, और मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। जो कि इन्फॉर्मेशन ले जाएगा दैट विल बी एफरेंट, जो लेकर आएगा दैट विल बी इफरेंट। ओके, जो इन्फॉर्मेशन ले जाएगा दैट विल बी सेंसरी, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा दैट विल बी मोटर। सेंसरी, मोटर, एफरेंट, इफरेंट। ओके, कंफ्यूज ना हो। तो मोटर और इफरेंट न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह से जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ, आपको अच्छे समझ में आया? तो इस तरह से हमने देखा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बॉडी में किस तरह से फंक्शन करता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, और किस तरह से ये आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से डिवाइडेड होता है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, पीएनएस का क्या फंक्शन है, सीएनएस का क्या फंक्शन है, पीएनएस का फर्दर क्या क्लासिफिकेशन होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख कर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।